क्लास 10th के जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी 2023 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर के आ चुका हूं सामाजिक विज्ञान के ऐसे महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 में 100% पूछे जाएंगे, क्योंकि ये प्रश्न कई बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और इन सभी प्रश्नों को आप जरूर तैयार करके जाइएगा, क्योंकि 3 मार्च को है सामाजिक विज्ञान का पेपर और 3 मार्च की दृष्टि से यानी आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से ये सभी प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें आप जरूर तैयार कर लेना। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं, लघु उत्तरीय प्रत्येक प्रश्न होता है 4 अंक का और दीर्घ उत्तरीय पूछा जाएगा 6 अंक का। तो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही मैंने इस वीडियो में सम्मिलित किया है। तो प्लीज वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, कंप्लीट देखिए और वीडियो को शेयर कर देना। और साथ ही यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और मैंने आप सभी को सामाजिक विज्ञान के कई मॉडल पेपर भी प्रोवाइड कराए हैं, आप मॉडल पेपर भी देख लीजिए किस तरीके का पेपर आएगा 2023 बोर्ड परीक्षा में। सामाजिक विज्ञान का पेपर का पैटर्न क्या होगा और प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, आप वीडियो देख लीजिए और शेयर भी कर दीजिए। तो यहां पर पहला प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति के योगदान को दर्शाने के लिए 3 उदाहरण दीजिए। यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति का क्या योगदान था, इसके लिए 3 महत्वपूर्ण उदाहरण कौन कौन से हैं। तो यहां पर उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति के योगदान को निम्नलिखित उदाहरणों से समझा जा सकता है। कौन कौन से उदाहरण हैं? पहला उदाहरण है, प्रथम उदाहरण के रूप में हम रूमानीवाद नामक सांस्कृतिक आंदोलन को ले सकते हैं। रूमानीवाद एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो विशिष्ट प्रकार की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। तो यहां पर पहला उदाहरण क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद में सांस्कृतिक योगदान में पहला उदाहरण था रूमानीवाद नामक सांस्कृतिक आंदोलन, जिसके द्वारा सभी लोगों में सांस्कृतिक आंदोलन, यह ऐसा आंदोलन था जिसके द्वारा लोगों में विशिष्ट प्रकार की राष्ट्रीय भावना का विकास करना था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था कि यह लोगों में विशिष्ट प्रकार की राष्ट्रीय भावना का विकास कर सके। द्वितीय उदाहरण के रूप में हम क्षेत्रीय बोलियों को ले सकते हैं। दूसरे उदाहरण के रूप में किसे शामिल किया जा सकता है? क्षेत्रीय बोलियों को शामिल किया जा सकता है और क्षेत्रीय बोलियां राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती थी। जो क्षेत्रीय बोलियां थी वह राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती थी। क्यों? क्योंकि यही यथार्थ रूप में आधुनिक राष्ट्रवादियों के संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाती थी जो अधिकांशतः निरक्षर थे। क्योंकि यही जो क्षेत्रीय बोलियां थी, यही यथार्थ रूप में जो आधुनिक राष्ट्रवादियों के संदेश थे, उन संदेशों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाती थी, क्योंकि ज्यादातर लोग क्या थे? निरक्षर थे। तो संस्कृति के योगदान में क्षेत्रीय बोलियों ने भी काफी ज्यादा भूमिका निभाई। तृतीय उदाहरण के रूप में हम संगीत को ले सकते हैं। तृतीय उदाहरण के रूप में किसे लिया जा सकता है? संगीत को लिया जा सकता है। कैरोल कुपिर्स्की एक पोलिश नागरिक ने राष्ट्रीय संघर्ष का अपने ओपेरा में संगीत के रूप में गुणगान किया और पोलेनेस और मजूरला जैसे लोक नृत्यों को राष्ट्रीय प्रतीकों में बदल दिया। पोलेनेस
और माजुरला जैसे लोक नृत्यों को राष्ट्रीय प्रतीकों में बदल दिया। अगला प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप इस प्रश्न को जरूर तैयार कर लेना, कई बार बोर्ड परीक्षा में भी आया है। कह रहा है जैव विविधता क्या है, मानव जीवन में इसकी महत्ता का वर्णन कीजिए। जैव विविधता क्या है, मानव जीवन में इसकी क्या महत्ता है? तो जैव विविधता का अर्थ क्या है? जैव विविधता जीव मंडलों में पाए जाने वाले जीवों की विभिन्न जातियों में पाई जाने वाली विविधता है। जैव विविधता क्या है? जैव विविधता जीव मंडलों में पाए जाने वाले जो जीव होते हैं उनमें जो विभिन्न जातियां पाई जाती हैं उन्हीं जातियों को जैव विविधता कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो जैव विविधता वनस्पति एवं प्राणियों में पाए जाने वाले जातीय विभेद को प्रकट करती है। जैव विविधता किसे प्रकट करती है? वनस्पति एवं प्राणियों में जो पाई जाने वाली अनेक प्रकार की जातियां हैं उनके जो भेद हैं उन्हीं को प्रकट करती है। भूपृष्ठ पर वर्तमान जैव विविधता अरबों वर्षों से हो रहे जीवन के सतत विकास की प्रक्रिया का परिणाम है। अरबों वर्षों से सतत विकास हो रहा है और इसी सतत विकास का परिणाम है जैव विविधता। पर्यावरण ह्रास के कारण जैव विविधता का क्षय हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हो पर्यावरण का ह्रास हो रहा है काफी ज्यादा मात्रा में और इस कारण से जैव विविधता का भी क्षय हुआ है। यानी कई प्राणी जगत में यानी कई पशु पक्षियों में कई जो है जातियां समूल नष्ट हो गई हैं। पृथ्वी से कई प्रकार की प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं। जीवों की अनेक प्रजातियां लुप्त हो गई हैं तथा कई संकटग्रस्त हैं। इस पर्यावरण प्रदूषण के कारण ही यानी पर्यावरण में हुए इस भयानक परिणाम के कारण ही अनेक जीवों की प्रजातियां लुप्त हो गई हैं पृथ्वी से और कई तो हैं ऐसी प्रजातियां जो संकटग्रस्त हैं यानी लुप्त होने की कगार पर हैं। फिर इसके बाद मानव जीवन के लिए महत्व यानी मानव जीवन में जैव विविधता का महत्व क्या है? तो मानव अपने उत्पत्ति काल से ही विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति जीव जगत से ही करता चला आ रहा है। जब से मनुष्य की उत्पत्ति हुई और वह अपनी उत्पत्ति काल से ही अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति जीव जगत से ही करता चला आ रहा है। मानव को भोजन, आवास एवं परिवेश संबंधी विभिन्न आवश्यकताओं और अपने अस्तित्व के लिए जैव विविधता पर ही निर्भर रहना पड़ता है। मनुष्य को अपने भोजन के लिए, आवास के लिए एवं परिवेश संबंधी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपने अस्तित्व के लिए जैव विविधता पर ही निर्भर रहना पड़ता है। जैव विविधता के उपभोग की दृष्टि से ही मानव ने अधिक उपयोगी प्राणियों और पौधों का पालतूकरण किया। कृषि एवं पशुपालन इसी आवश्यकता का परिणाम है। कृषि और पशुपालन करना मनुष्य के द्वारा इसी उसकी आवश्यकता का ही परिणाम है। तो ये है जैव विविधता का मानव जीवन के लिए महत्व। अगला प्रश्न भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है 2023 बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि यह प्रश्न भी कई बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछा गया है। कह रहा है पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? तो मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मृदा अपरदन कहते हैं। मिट्टी का कटाव हो जाना या किन्हीं कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहकर चला जाना ही क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? मृदा अपरदन कहते हैं। विभिन्न मानवीय तथा प्राकृतिक कारणों से मृदा अपरदन होता रहता है।
मृदा अपरदन के लिए मानवीय कारण भी जिम्मेदार हैं और प्राकृतिक कारण भी जिम्मेदार होते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाए जाने चाहिए। यदि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की प्रक्रिया को रोकना है तो इसके लिए निम्न तरीके अपनाए जा सकते हैं। पहला तरीका क्या है कि पर्वतीय ढालों पर समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है। इसे समोच्च जुताई कहा जाता है। पर्वतीय ढालों पर यदि जुताई करना है तो समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाना होगा और इस तरह से खेतों की जुताई करने से क्या होगा, जल की बहाव की गति घटती है, कम पड़ जाती है, जिससे मृदा अपरदन की प्रक्रिया को काफी ज्यादा कम किया जा सकता है। दूसरा है यहां पर पर्वतीय ढालों पर सीढ़ीदार खेत बनाकर अवनालिका अपरदन को रोका जा सकता है। पर्वतीय ढालों पर कैसे खेत बनाए जाएं? यदि सीढ़ीदार खेत बनाए जाएं तो वहां पर अवनालिका अपरदन को रोका जा सकता है। पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि काफी विकसित है। पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपानी कृषि अथवा जिसे सीढ़ीदार कृषि कहते हैं, यह काफी ज्यादा विकसित है। अगला बिंदु है, यदि पर्वतीय क्षेत्रों में पट्टी कृषि के द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है और इसमें बड़े खेतों को पट्टियों में बांटा जाता है। इसमें क्या होता है, बड़े बड़े खेतों को पट्टियों में बांटा जाता है। फसलों के बीच में घास की पट्टियां उगाई जाती हैं और ये पवनों द्वारा जनित बल को कमजोर करती हैं। इसमें क्या होता है कि फसलों के बीच में घास की पट्टियां उगाई जाती हैं और ये पवनों के द्वारा जो जनित बल होता है, पवनों को ये कमजोर कर देती हैं। अगला है यहां पर बिंदु, पर्वतीय ढालों पर बांध बनाकर, यदि पर्वतीय ढालों पर बांध बना दिया जाए, जल प्रवाह को रोकने की समुचित व्यवस्था की जाए और साथ ही खेती के काम में लाया जा सकता है। इस जल को यानी पर्वतीय ढालों पर बांध बनाकर जल प्रवाह को समुचित ढंग से खेती के काम में लाया जा सकता है। मृदा रोधक बांध अवनालिकाओं के फैलाव को रोकते हैं और जो मृदा रोधक बांध होते हैं ये अवनालिकाओं के फैलाव को भी रोकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर तैयार कर लेना। अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां पर प्रश्न कह रहा है कि आर्थिक क्रियाओं के 3 प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि आर्थिक क्रियाएं क्या हैं, कि वह सभी क्रियाएं जिनसे मनुष्य को धन प्राप्त होता है आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। वह सभी प्रकार की क्रियाएं जिनसे किसी भी मनुष्य को धन प्राप्त होता है वह क्रियाएं क्या कहलाती हैं, आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे खेती करना, खेती के द्वारा हमें धन प्राप्त होगा, नौकरी करना, नौकरी के माध्यम से भी हमें धन प्राप्त होगा। ये सभी क्रियाएं कौन सी क्रियाएं हैं, आर्थिक क्रियाएं हैं। आर्थिक क्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं। आर्थिक क्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं। प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं, इसके अंतर्गत प्रकृति के सहयोग से जो आर्थिक क्रियाएं की जाती हैं उन्हें प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। जिसमें प्रकृति के सहयोग से आर्थिक क्रियाएं की जाती हैं वह क्रियाएं कैसी क्रियाएं कहलाती हैं, प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कि खनन कार्य और कृषि कार्य तथा मत्स्य पालन आदि, ये कैसी आर्थिक क्रियाएं हैं, ये सभी प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं हैं। और दूसरा बिंदु है यहां पर द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं। इसके अंतर्गत वह क्रियाएं जो प्राकृतिक उत्पादों की सहायता से विभिन्न वस्तुओं का निर्माण करती हैं उन्हें द्वितीयक क्रियाएं कहते हैं। जैसे कपास से कपड़े बनाना, लकड़ी से कागज बनाना, यानी वह क्रियाएं जो प्राकृतिक उत्पादों की सहायता से विभिन्न वस्तुओं का निर्माण करती हैं उन्हें कहते हैं द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे कपास से कपड़े बनाना और लकड़ी से कागज बनाना आदि। इसके बाद है तृतीयक आर्थिक क्रियाएं। इसके अंतर्गत वह क्रियाएं जो किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करती, वह
वह क्रियाएं जो किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करती बल्कि प्राथमिक व द्वितीयक आर्थिक क्रियाओं के विकास में सहायता करती हैं। वह क्रियाएं जो किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करती बल्कि प्राथमिक व द्वितीयक आर्थिक क्रियाओं के विकास में सहायता करती हैं, उन्हें तृतीयक आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे परिवहन के साधन, बैंक तथा बीमा कंपनियां आदि, ये क्या हैं? तृतीयक आर्थिक क्रियाएं हैं। इसके बाद अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है 2023 बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, इन सभी प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना। यहां पर प्रश्न कह रहा है भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। यहां पर उत्तर क्या होगा कि भारतीय कृषि की 3 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 की दृष्टि से। प्रकृति पर निर्भरता, पहली विशेषता क्या है? प्रकृति पर निर्भरता। भारतीय कृषि मानसूनी वर्षा पर निर्भर करती है। हमारे भारत की जो कृषि है यह मानसूनी वर्षा पर निर्भर करती है। यही कारण है कि वर्षा की अनियमितता एवं अनिश्चितता भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था को सर्वाधिक प्रभावित करती है। जिस वर्ष मानसूनी वर्षा नियमित होती है, कृषि उत्पादन भी यथेष्ट मात्रा में प्राप्त होता है। यदि भारत में मानसूनी वर्षा नियमित होती है तो इससे क्या होता है? इसका परिणाम होता है कि कृषि के उत्पादन में काफी ज्यादा मात्रा होती है, यानी कृषि उत्पादन में यथेष्ट मात्रा प्राप्त होता है। और यहां पर अगला है कृषि की निम्न उत्पादकता। भारत में कृषि उपजों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन अपेक्षाकृत अन्य देशों से कम है। भारत में कृषि उपजों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन अपेक्षाकृत अन्य देशों से कम है। प्रति श्रमिक की दृष्टि से भारत में कृषि श्रमिक की औसत वार्षिक उत्पादकता केवल $105 है। खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता, भारतीय कृषि में खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता रहती है क्योंकि 100 करोड़ से अधिक जनसंख्या के भरण पोषण के लिए ऐसा किया जाना आवश्यक है। तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या की खाद्यान्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुल कृषि भूमि के लगभग 65.8% भाग पर खाद्यान्न तथा शेष भाग में व्यापारिक व अन्य फसलों का उत्पादन किया जाता है। 65.8% भाग पर खाद्यान्न और जो शेष भाग है उस पर व्यापारिक व अन्य फसलों का उत्पादन किया जाता है। क्यों? क्योंकि 100 करोड़ जनता की भरण पोषण के लिए। इसके बाद अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आधात्विक खनिज किसे कहते हैं? ऐसे 2 खनिजों के नाम लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट है प्रश्न, आप जरूर तैयार कर लेना। वह खनिज जिनसे धातु प्राप्त नहीं होती उन्हें क्या कहते हैं? आधात्विक खनिज कहते हैं। इन खनिजों में चमक नहीं होती है तथा कूटने पीटने पर ये टूट जाते हैं। जैसे कि अभ्रक है, आधात्विक खनिज है, कोयला है, आधात्विक खनिज है, और संगमरमर भी आधात्विक खनिज है। इसमें क्या होता है? इससे धातु प्राप्त नहीं होती है और ये आधात्विक खनिज कहलाते हैं। इन खनिजों में चमक नहीं होती है तथा कूटने पीटने पर ये टूट भी जाते हैं। इसके बाद अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कह रहा है भारतीय लोकतंत्र की 3 विशेषताएं बताइए। भारतीय लोकतंत्र की 3 विशेषताएं कौन कौन सी हैं? पहली विशेषता है सरकार का निर्माण जन निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा होता है। जन निर्वाचित अर्थात सरकार को जनता के द्वारा चुना जाता है और वह लोगों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यानी सरकार का निर्माण होता है जन निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा, यानी जनता प्रतिनिधियों का निर्वाचन करती है और उन प्रतिनिधियों के द्वारा ही सरकार का निर्माण होता है। और वह प्रतिनिधि यानी वह जो होते हैं प्रतिनिधि लोगों के प्रति उत्तरदायी भी होते हैं। दूसरी विशेषता है राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति के लिए
एक से अधिक दलों के मध्य प्रतिस्पर्धा होती है। यदि राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना चाहता है कोई भी दल, तो उसमें क्या होगा कि एक दल से दूसरे दल में प्रतिस्पर्धा होगी, यानी कंपटीशन होता है। अगला है यहां पर चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर समय समय पर होते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हो कि भारत में चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर होता है, जो कि समय समय पर होता है। अगला प्रश्न है, एक विकसित देश की क्या विशेषताएं होती हैं, स्पष्ट कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर तैयार कर लेना। एक विकसित देश की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार से हैं। पहली है यहां पर उच्च जीवन स्तर, उच्च जीडीपी, उच्च बाल कल्याण, उच्च स्वास्थ्य सुविधाएं, उत्कृष्ट परिवहन और संचार तथा शैक्षिक सुविधाएं, बेहतर आवास और रहने की स्थिति, औद्योगिक बुनियादी ढांचा और तकनीकी उन्नति, उच्च प्रति व्यक्ति आय और जीवन प्रत्याशा आदि में वृद्धि। ये सभी क्या है? ये सभी एक विकसित देश की विशेषताएं हैं। तो आप इन सभी प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना, और मैं आपको क्रमवार से सामाजिक विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को बता रहा हूं। आप जरूर चैनल के साथ जुड़े रहें, वीडियो को जरूर लाइक कर देना। जय हिंद।